कुछ देर बाद आर्यन और प्रत्युषा अपनी काले रंग की शाइनिंग बुगाटी से पहाड़ी की तलहटी पर पहुंच चुके थे। पहाड़ों की गोद में बसी उस जगह पर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे ढल रहा था और उसकी रोशनी में पहाड़ जैसे आग की लपटों में नहाए हुए लग रहे थे। इंजन की घरघराहट उस शांत वातावरण में गूंज रही थी। प्रत्युषा ने सीट बेल्ट खोली, आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, चलो मैं फ्लैग लगाकर आती हूं। आर्यन ने सिर हिलाया। प्रत्युषा धीरे से कार का दरवाजा खोलती है। हवाओं में एक ठंडी लहर तैर रही थी और बुगाटी के चारों ओर पहाड़ी की ऊंचाई पर फैली खामोशी किसी फिल्मी सीन की तरह लग रही थी। उसने एक नजर नीचे गहरी घाटी की ओर डाली। दूर दूर तक फैली दुनिया उसके कदमों के नीचे थी। फिर उसने अपनी पकड़ अपने हाथ में थामे फ्लैग पर और मजबूत कर ली। उसकी उंगलियां झंडे के खंभे को ऐसे थामे हुई थी जैसे उसमें सिर्फ कपड़ा नहीं, उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और जीत की भावना बंधी हो। गाड़ी से 2 कदम दूर ही वो चोटी का वो किनारा था जहां हवा सबसे तेज थी और वहीं पर जमीन थोड़ी सख्त भी। प्रत्युषा बिना किसी हड़बड़ी के आगे बढ़ी और बिल्कुल उसी जगह जाकर रुकी जहां से पूरे इलाके का नजारा दिखता था। फिर उसने हल्का सा झुककर जोर से उस फ्लैग को मिट्टी में गाड़ दिया। ठक! झंडा मिट्टी में धंसते ही हवा ने उसे थाम लिया और वो पूरी ताकत से फहराने लगा। फ्लैग को मजबूती से जमीन में गाड़ने के बाद प्रत्युषा ने एक बार फिर नीचे घाटी की ओर नजर डाली और फिर अपने कदम आर्यन की बुगाटी की ओर बढ़ा लिए। बिना कुछ कहे प्रत्युषा वापस आई और कार का दरवाजा खोलकर भीतर बैठ गई। आर्यन ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। गाड़ी का गियर बदला और फिर बुगाटी धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। उन्होंने आधा रास्ता ही तय किया था कि पीछे से दूसरी गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकी। विकास और स्नेहा की कार आखिरकार पहाड़ी पर पहुंच चुकी थी। जब तक उन्होंने फ्लैग लगाया तब तक कंपटीशन के नियमों के अनुसार आर्यन और प्रत्युषा पहले ही विजेता बन चुके थे। नीचे लौटते वक्त विकास का चेहरा थका हुआ नहीं बल्कि हताश था। उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था। स्नेहा भी चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में निराशा और शर्म मिलीजुली सी दिख रही थी। बाकी दोस्तों का मूड भी बिगड़ चुका था। तभी पीछे से एक और गाड़ी तेजी से आई और झटके से रुकी। उसमें से एक लड़का उतरा, रोहन, आर्यन का बचपन का दोस्त। उसकी चाल में वही पुरानी शरारत और आत्मविश्वास था। वो सीधा स्नेहा की ओर बढ़ा और उसकी कार का दरवाजा खोलते हुए बोला, तो तैयार हो आर्यन के साथ रात बिताने के लिए? एक पल को सब ठहर गया, जैसे वक्त थम गया हो। स्नेहा की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो गुस्से में चीखी। रोहन ने कंधे उचकाकर मासूमियत से कहा, मैं नहीं, ये तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड विकास का डायलॉग था। रेस शुरू होने से पहले बोला था, हारने वाले की गर्लफ्रेंड जीतने वाले के साथ रात बिताएगी। उसने मुस्कुराकर स्नेहा की तरफ देखकर आंख मारी और हाथ से ऐसे इशारा किया जैसे कह रहा हो, चलो टाइम हो गया है। स्नेहा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसके पैर थरथरा रहे थे। वो सीधे विकास की ओर मुड़ी जिसकी निगाहें जमीन में गड़ी थी। विकास, क्या ये सच है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गरज भी थी। विकास ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह गई। आर्यन अब भी चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। उसने स्नेहा को देखा, फिर विकास की ओर मुखातिब हुआ और ठंडी आवाज में कहा, जाओ विकास, तुम्हें इस शर्त से भीख में आजाद करता हूं। फिर वो प्रत्युषा की ओर मुड़ा, उसका हाथ थामा और उसके कान में धीमे से कहा, डार्लिंग, अब हमें यहां से निकलना चाहिए। वैसे भी इन सब के चेहरे देखना मेरे मूड के लिए नुकसानदेह है। प्रत्युषा हल्के से मुस्कुराई, जैसे वो इस पूरे दृश्य का मजा ले रही हो।
आर्यन ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और दोनों गाड़ी में बैठ गए। बुगाटी एक बार फिर सड़कों से बातें करने लगी। शहर की ओर लौटते वक्त कार की रफ्तार कम थी, लेकिन माहौल में शांति थी। दोनों कुछ देर खामोश रहे। अचानक प्रत्यूषा ने एक बस स्टॉप की ओर इशारा किया। प्लीज, मुझे यही ड्रॉप कर दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। आर्यन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूं। प्रत्यूषा ने मुस्कुराकर कहा, नो थैंक यू, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई और परेशानी हो। आर्यन ने बिना कुछ कहे कार को बस स्टॉप के पास रोका। तभी बस आ चुकी थी। प्रत्यूषा जल्दी से उतरी और बिना पीछे देखे बस में चढ़ गई। वो खिड़की के पास बैठी थी, लेकिन उसने एक बार भी आर्यन की ओर नहीं देखा। आर्यन वहीं खड़ा रहा जब तक बस उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने धीरे से सांस ली और अपनी बुगाटी स्टार्ट की। हाईवे पर रात की सर्द हवा बह रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में सड़क किसी सुनहरे सपने जैसी लग रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने उसे कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से जोड़ा और कॉल रिसीव की। कैसे हो बेटा? एक भारी लेकिन स्नेहिल आवाज गूंजी। आर्यन ने तुरंत पहचान लिया। वो आवाज उसके दादाजी की थी। प्रणाम दादाजी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, दादाजी ने गंभीरता से कहा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब तुम्हें दीवान खानदान का उत्तराधिकारी बनने की असली परीक्षा देनी है। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। उसके अंदर कुछ जाग चुका था। एक जिम्मेदारी, एक विरासत। जी दादाजी, उसने नर्म लेकिन मजबूत स्वर में जवाब दिया। बाकी की जानकारी तुम्हें तुम्हारी नई सेक्रेटरी तान्या समझा देगी। तैयार रहना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादाजी। कॉल कट हो गया। आधे घंटे बाद शाम की हल्की ठंडक के बीच आर्यन दिल्ली के सबसे पॉश और रहस्यमय इलाके में स्थित दीवान पैलेस की ओर पहुंच रहा था। बुगाटी वेरोन जैसे ही लोहे की भारी गेट्स के सामने रुकी, सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो गया। चारों तरफ लगी हाईटेक कैमरों की लाइट्स झपकने लगी और गेट अपने आप खुलने लगे। गार्ड्स, जो काले सूट और ईयरपीस में बिल्कुल किसी प्राइवेट मिलिट्री की तरह दिख रहे थे, तुरंत अलाइन हो गए। गाड़ी जैसे ही लाल कालीन बिछे पोर्टिको के नीचे आकर रुकी, दो गार्ड्स ने सलामी दी और तीसरे ने झुककर आर्यन के लिए दरवाजा खोला। आर्यन ने सधी चाल से बाहर कदम रखा। उसके चेहरे पर थकान की परत थी, लेकिन आंखों में वही सख्त और ठंडी चमक जो किसी युद्ध के पहले योद्धा की होती है। तभी सामने से एक युवती तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ती दिखाई दी। उम्र करीब 24 से 25 के आसपास। उसकी हाई हील्स की टकटक पूरे हॉल में गूंज रही थी। वो एक स्लिम फिट क्रिम्सन पैंटसूट में थी, जो उसकी क्लासिक फिगर को खूबसूरती से उभार रहा था। कमर से कसी हुई जैकेट, लंबे टोन पैर और चाल में ऐसा कॉन्फिडेंस जैसे हर कमरा उसी के कदमों में झुक जाता हो। उसके बाल एक पॉलिश्ड लोबन में बंधे थे। चेहरा बिल्कुल शार्प, हाई चीक बोन्स, गहरी भूरी आंखें जिनमें प्रोफेशनलिज्म की सर्द चमक थी, और होठों पर हल्की न्यूड शेड की लिपस्टिक। उसके हाथ में एक डिजिटल टैब था और नजरों में वो परख जो सामने वाले की औकात पहले ही मिनट में तौल देती है। उसका पूरा लुक किसी फैशन मैगजीन के कवर जैसा था, लेकिन उसकी एनर्जी एक सीईओ की थी, शांत, फोकस्ड और कंट्रोल में। तो आखिर क्या होगा कहानी में आगे? कौन सी परीक्षा देनी होगी आर्यन को दीवान परिवार का वारिस बनने के लिए? जानने के लिए देखते रहिए रॉयल बिलियनेयर।